नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। सीरिया में सालों बाद असद की सरकार खत्म हो गई है। सीरिया में अब एसटीएस का शासन आ सकता है। सुन्नी बाहुल्य देश में शिया सरकार के खात्मे से वहां की सुन्नी जनता आजाद महसूस कर रही है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में सीरिया आजाद हो गया? क्या एक आतंकवादी संगठन देश का भला कर सकता है? क्या अभी भी वहां की जनता को पहले की तरह जीने का अधिकार होगा? क्या धर्मनिरपेक्षता वाली आजादी पहले की तरह ही होगी? एसटीएस कैसे और किस तरह से सीरिया में सरकार चलाएगा? ये कुछ सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये कि सीरिया में तख्ता पलट को दुनिया कैसे देखती है। सीरिया के हालातों से मतलब साफ है कि किसी भी देश में कोई भी एक विरोधी आतंकी गैंग बनाकर तख्ता पलट कर सकता है और दुनिया खामोश होकर देखती रहेगी। दुनिया में यूएन जैसे संगठनों के रोल पर भी तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। आज इसी पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सीरिया में बशर अल असद के शासन का अंत हो गया है। एक सुन्नी बहुल देश पर शिया मुस्लिम असद परिवार का लगभग 53 वर्षों से शासन रहा। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि बशर अल असद के हाथ से सीरिया इतनी तेजी के साथ फिसलेगा। में भी सीरियाई नागरिकों ने राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता से हटाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन तब असद ने इसका जवाब क्रूरता से दिया था, जिससे एक गृह युद्ध शुरू हुआ जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान तक चली गई। 13 साल के बाद 8 दिसंबर को असद देश छोड़कर भाग गए और विपक्षी लड़ाकों ने सत्ता अपने हाथों में ले ली है। सीरिया की हवाओं में बारूद की गंध है। सड़कों पर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। सीरिया में विद्रोही बेकाबू हो गए। ये वही सीरिया है जहां खूंखार आतंकी संगठन आईएस ने अपनी जड़ें जमाई थी। अब एक बार फिर से वैसा ही खतरा फिर से मंडरा रहा है। सेना ने असद के देश छोड़ने की पुष्टि करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। अल असद कहां है? राष्ट्रपति असद सीरिया छोड़कर रूस भागे। पुतिन ने असद और उनके परिवार को शरण दी। इससे पहले असद के मारे जाने की खबर थी। विद्रोहियों ने असद का प्लेन मार गिराने का दावा किया। सीरिया की सत्ता विद्रोही गुटों के हाथ आने के बाद अब इजराइल खुश है। सीरिया में जो भी हुआ, इजराइल को उसका कई तरह से फायदा मिलने वाला है। इजराइल ने सीरिया से सटी सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है। बफर जोन पर कब्जा कर लिया गया है। इजराइल ने कहा कि सीरिया के अधिकतर हिस्सों पर अलकायदा और आईएस का कब्जा है। बावजूद इसके बशर सरकार का पतन ऐतिहासिक है। सीरिया में इजराइल ने बरसाई कयामत। दक्षिण सीरिया में इजराइल ने बमबारी की। दारारा और साथ ही सुवेदा इलाके में हवाई हमले हुए। सीरिया इजराइल सीमा के पास धमाके हुए। राजधानी दमिश्क के पास मिज़्ज़ेह एयरबेस पर हमला। गोला बारूद और हथियार डिपो को निशाना बनाया। सीरिया सिविल युद्ध। नेतन्याहू का फरमान। नेतन्याहू ने सेना को दिया बड़ा आदेश। असद के सीरिया छोड़ते ही इजराइल एक्टिव हुआ। नेतन्याहू ने आपात बैठक बुलाई। आईडीएफ को सीरिया पर कब्जे का आदेश। आईडीएफ सीरिया की सीमा में घुसी। इजराइल सीरिया पर लगातार बम बरसा रहा है। मिडिल ईस्ट के लिए लगातार हालात बदल रहे हैं। सीरिया में अब तख्ता पलट इजराइल के लिए भी काफी मायने रखता है। इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह मिडिल ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। असद शासन का पतन हुआ है। दमिश्क में अत्याचार बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है, लेकिन साथ ही ये महत्वपूर्ण खतरों से भी भरा है। तो वहीं सीरिया पर रूस के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया है। रूस का कहना है कि रूस सीरिया के सभी विपक्षी ग्रुप के संपर्क में। बशर अल असद ने कई पक्षों से बातचीत की है। इसके बाद राष्ट्रपति का पदत्याग और देश छोड़ने का फैसला किया। सीरिया के रूस के मिलिट्री बेस हाई अलर्ट पर और सुरक्षा पर कोई गंभीर खतरा नहीं। सीरिया में सत्ता बदलने के बाद कंट्रोल बदल चुका है। नवंबर तक सीरिया पर किसका कंट्रोल था? असद सरकार, कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, हयात तहरीर अल शाम, सीरियन रिबेल फोर्सेस, आईएसआईएस,
गोलान हाइट्स, इजराइल। 8 दिसंबर को सीरिया पर किसका कंट्रोल? कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स, हयात तहरीर अल शम, सीरियन रिबेल फोर्स, आईएसआईएस, गोलान हाइट्स, इजराइल। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता जाने के कुछ घंटों के बाद ही सीरियाई नागरिक पड़ोसी मुल्क लेबनान और जॉर्डन से लौटने लगे हैं। तो वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में स्थिति को संबोधित करते हुए कहा कि ये सीरिया में अवसर और जोखिम दोनों का क्षण है। ये सीरिया में आईएसआईएस के दर्जनों ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं। तो वहीं सीरिया में आईएसआईएस के दर्जनों ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले हुए। आईएसआईएस के ठिकानों पर अमेरिकी धावा, आईएसआईएस के दर्जनों ठिकानों पर हवाई हमले, दर्जनों ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमला। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी, असद की सत्ता जाने से अवसर जोखिम दोनों। इस्लामिक स्टेट को उभरने से रोकेगा अमेरिका। सीरिया में लगभग 900 अमेरिकी सैनिक तैनात। अल असद के जाने की घोषणा के बाद दमिश्क, होम्स और साथ ही अन्य सीरियाई क्षेत्रों में जश्न मनाया गया। दमिश्क से आई तस्वीरों ने विपक्षी लड़ाके सूर्योदय के समय हवा में गोलियां चलाते दिखाई दी। क्रांति का झंडा लहराते हुए भीड़ के बीच लोगों ने खुशी मनाई। लोग टैंकों पर चढ़ गए। कुछ स्थानों पर लोगों ने अल असद के पिता हाफिज की मूर्तियों को गिरा दिया। मस्जिदों में एक साथ प्रार्थना करने और साथ ही साथ सार्वजनिक चौकों पर जश्न मनाने के लिए भीड़ इकट्ठा भी हुई। असद विरोधी नारे लगाए गए और कार ने हॉर्न बजाए। अल असद के हाथों से कैसे निकला सीरिया? सीरिया 2011 से ही संघर्ष कर रहा था। सीरिया की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। असद पूरे देश में बेहद अलोकप्रिय थे। सीरिया में जिंदा रहना मुश्किल हो गया। सैन्य रूप से भी असद का शासन कमजोर था। सीरियाई सैनिक भी सरकार से नाखुश थे। अधिकतर सैनिक सरकार के लिए नहीं लड़ना चाहते थे। सैनिक और पुलिस ने अपनी चौकियां छोड़ दी। सैनिक पुलिस विद्रोहियों के आने से पहले ही भाग गए। सीरिया रूसी और ईरानी सैन्य सहायता पर निर्भर। रूस यूक्रेन पर अपने आक्रमण में उलझा रहा। ईरान हिजबुल्लाह को इजरायली हमलों से नुकसान पहुंचा। रूस ईरान सीरिया की मदद के लिए आगे नहीं आ सके। सीरिया के लोगों के लिए आगे क्या होगा, ये एक जटिल सवाल है। हालांकि यह निश्चित है कि एचटीएस दमिश्क में किसी भी राजनीतिक सत्ता में एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। तो वही सवाल ये भी है, क्या एसडीएफ या तुर्की समर्थित सीरिया राष्ट्रीय सेना एचटीएस नेतृत्व वाले समूह के साथ मिलकर एक आएगी? ये सवाल अब भी अछूता है। लेकिन अब इन तीन समूहों के बीच में गहरी दुश्मनी भी है। उदाहरण के लिए सीरियाई राष्ट्रीय सेना के सदस्यों ने एचटीएस के अलेप्पो पर कब्जा करने के बाद एसडीएफ की तरफ से नियंत्रित क्षेत्रों में कई लोगों की हत्या की थी। अभी ये तो देखना बाकी कि सीरिया में आगे क्या होगा। विश्लेषकों का कहना है कि सीरिया के लिए बहुत संभावनाएं हैं। ठीक वैसे ही जैसे विभिन्न दलों के सहयोग न करने पर कई संभावित नुकसान हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो सीरिया में अब असद सरकार का अंत हो चुका है। एचटीएस ग्रुप, जो कि 2011 से ये विद्रोही गुट एक्टिव था, उसने अब अपना कब्जा जमा लिया है। पहले एक एक शहर और उसके बाद धीरे धीरे अब पूरे सीरिया पर एचटीएस ने कब्जा जमा लिया। और इस वक्त असद कहाँ हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये किसी को नहीं पता। चलिए अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट निपुण आलम बयान हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण सर, आपका बहुत स्वागत है। और शुरुआत यही आपसे कि सीरिया में जिस तरह से तख्ता पलट हुई और तख्ता पलट होते ही अमेरिका ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, इसके पीछे की क्या कुछ वजह हो सकती है? देखिए, अब सीरिया में तो होते हैं और जो भी वहाँ परिवर्तन हुआ है, ये निश्चित रूप से क्या है कि सीरिया के लिए एक बड़ा डिजास्टर है। और अब देखिए, सीरिया के अंदर बहुत सारे दावेदार और जो सीरिया के रिसोर्सेज हैं, उनके लिए बहुत सारे जो कंट्री हैं वो आपस में फाइट करेंगे। जैसे कि अभी आपकी रिपोर्ट में बताया गया, और बिल्कुल सही बात है कि इजराइल ने गोलन हाइट के ऊपर उससे आगे बढ़कर, इजराइल का कहना यह है कि हमने जो समझौता किया था वो सीरिया की गवर्नमेंट से किया था। बल असद जो सरकार थी, असद की जो सरकार थी, उनके साथ हमने समझौता किया था। वो समझौता खत्म हो चुका है। जब समझौता खत्म हो चुका है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ने में बफर जोन पर तो उन्होंने अपनी सेना तैनात कर दी है, आगे भी वो बढ़ सकते हैं। इधर टर्की जो है वो भी लगातार क्या कर रहा है, काफी बड़े एरिया को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा है। उधर कुर्द भी जो है वो भी अपने कंट्रोल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और एसटीएस जो एक आतंकवादी संगठन था,
आज वो एक बड़ी भूमिका में आया है। अब दुनिया को डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि एसटीएस, जो पहले अब्बू बकर बगदादी का साथी था, तो वो जुलानी आज अपने कल संगठन लेकर आज बैठा है कहां पर, आपका दमिश्क में बैठा है, यानी कि आपका सीरिया की कैपिटल में बैठा हुआ है। तो या तो आईएस वाले वो पुराने दिन याद आएंगे 2014-15 वाले, एक तो ये बात है। दूसरा, अमेरिका की अगर हम बात करें तो रक्का वाला जो एरिया है, जो आपका ये मान सीरिया के नॉर्थ में और आपका ईस्ट में पड़ता है एरिया, नॉर्थ ईस्ट में, वहां पर बहुत बड़े हैं रिजर्व हैं, ऑयल रिजर्व है, तब बहुत बड़े रिजर्व है। उन रिजर्व पर कहीं ना कहीं अमेरिका कंट्रोल बनाने का प्रयास करेगा, नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। लेकिन अमेरिका जो है फुली कंट्रोल वहां पर रखेगा, वो कंट्रोल करने का प्रयास करेगा इजराइल और टर्की के माध्यम से। एक्चुअली था क्या कि जो ये पूरा का पूरा जो सीरिया पर हुआ है, पिछले इतने सालों से जो वॉर चल रहा था, लेकिन 10 साल में हमने देखे कि 11-12 साल का जो वॉर था, सिविल वॉर, वो 10 दिन में समाप्त हो गया। इसका रीजन क्या था? रीजन यही था कि अमेरिका और इजराइल की दोनों की जॉइंट एक प्लानिंग थी, और उस प्लान के लिए टर्की को आगे किया गया था। तुर्की का भी यहाँ पर अपना क्या था, एक इंटरेस्ट था। तुर्की का इंटरेस्ट ये था कि कुर्दिस्तान की डिमांड की जाती है, और जो कुर्दिस्तान की डिमांड की जाती है, तो एक कुर्द कम्युनिटी है जो 3 देशों के बॉर्डर पे रहती है। एक तो आपका सीरिया में रहती है, टर्की में रहती है, और साथ में आपका इराक में रहती है। ये तीनों को मिलाकर बात करते हैं कि हमें कुर्दिस्तान बनाएंगे, कुर्दिस्तान। अब अमेरिका ने कुर्दों से वादा भी किया हुआ है कि अगर तुम मेरा आईएस से लड़ने में सपोर्ट करोगे, मैं बात कर रहा हूँ जब 2013-14 की बात कर रहा हूँ, जी। कि अगर तुम मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं कुर्दिस्तान की तुम्हारी डिमांड को समर्थन दूंगा और तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो कुर्दों के समर्थन अमेरिका है, इजराइल है, इधर आपका वहां के रिसोर्सिस पर अब बंदरबाट होनी है, उस बंदरबाट में अमेरिका भी अपना एज लेना चाहता है। दूसरा, दोबारा वहां पर रशिया या आपका ईरान अपना इंफ्लुएंस न बढ़ा पाए, उसके लिए सीरिया पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने का प्रयास अमेरिका करेगा। तो ये एक देखिए तो एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन पे कंट्रोल करने का प्रयास, रिसोर्सेज ऑफ द सीरिया उसको कंट्रोल करने का प्रयास, टर्की, इजराइल और अमेरिका तीनों मिलकर कर रहे हैं। और वहां की जो लोकल मिलिशियाज हैं, जो फोर्सेस हैं, वो भी अपना अपना कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। और ये देखना अब होगा कि सीरिया का आखिर क्या होगा, कि क्या सीरिया हमें पुराने वाले मानचित्र जैसा ही दिखाई देगा। मेरी अपनी जो कैलकुलेशन ये कहती है कि सीरिया जो है, अब वो पुराना वाला, ये सीरिया का नया मैप दुनिया के सामने आएगा। काफी बड़े हिस्से पर ऑलरेडी इजराइल कब्जा कर लेगा, काफी बड़े हिस्से पर टर्की कब्जा कर लेगा, और अमेरिका इस तरह की इंसर्जेंट ग्रुप्स के माध्यम से, इस तरह के मिलिशिया ग्रुप के माध्यम से वहां पर कंट्रोल रखेगा। और प्रेजेंट में जिस प्रकार से एसटीएस ने कंट्रोल किया है, तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि एसटीएस को बाहरी ताकतों का सपोर्ट नहीं है। अब बाहरी ताकतों का सपोर्ट रशिया को नहीं होगा, ईरान का नहीं होगा, निश्चित रूप से अमेरिका या टर्की। और मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ये टर्की का सपोर्ट है, क्योंकि टर्की को ही अमेरिका इजराइल ने बैटलफील्ड में उतारा था कि तुम बढ़ो आगे, और जितना तुम कंट्रोल करोगे, तो लगातार हम देखें टर्की की जो फोर्सेस हैं, वो लगातार सीरिया पे अपने कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। निपुण जी, बहुत सीधा और सटीक विश्लेषण था जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अब बंदरबाट वाली स्थितियां होती हुई नजर आएंगी इस वक्त। हालांकि जो सीरिया की जो सुन्नी जनता है वो खुद को आज़ाद महसूस कर रही है, लेकिन हालात जिस तरह से बने हुए कि क्या वाकई में सीरिया आज़ाद हो गया? क्या एक आतंकवादी संगठन जो है वो देश का भला कर सकता है? और क्या अभी भी वहां की जनता को पहले की तरह जीने का अधिकार होगा? क्योंकि अब तमाम तरह के सवाल हैं, तमाम बड़े सवाल। और क्या धर्मनिरपेक्षता वाली आज़ादी पहले की तरह ही नजर आएगी? क्योंकि जो स्थितियां बन रही है वो अब तमाम तरह के सवाल खड़े करती हैं, और बंदरबाट की स्थिति तो आप पहले ही बहुत बेहतर तरीके से बता चुके हैं। हाँ, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। देखिए, अगर हम सीरिया को देखते हैं, तो सीरिया में करीब 37% जो पॉपुलेशन है वो इस्लाम फेथ को मानने वाली है, और 13% वहां पे माइनॉरिटी है, जिसमें बड़ी संख्या में क्रिश्चियनिटी भी वहां पर है, क्रिश्चियंस भी वहां पर है। और उस हम 87 अगर इस्लाम फेथ की हम बात करते हैं, तो उस इस्लाम फेथ में तकरीबन हम देखें तो 74% सुन्नी है और आपके शिया थे। और जो असद जो थे वो शिया कम्युनिटी से थे, शिया कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। कुछ ऐसे हालात आप देखेंगे तो ऐसी हालात आपको देखने को मिलेंगे इराक में भी। लेकिन इराक में क्या था कि जो शिया कम्युनिटी थी उसकी तादाद ज्यादा थी, और वहां पर सद्दाम हुसैन का जो रूल था
वो सिया कम्युनिटी का था, हम्म, जिसको सपोर्ट दोनों जगह, इराक हो या आपका सीरिया हो, हम्म, यहाँ की सपोर्ट था ईरान का, और ईरान का था तो आपका रूस का था। हम्म, अब बात ये है कि जो ये हुआ है पूरा प्रकरण, और ये हम्म, किसके द्वारा कंट्रोल किया गया? कंट्रोल किया गया एक एसटीएस के द्वारा। जी, एसटीएस क्या है? एसटीएस एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट आउटफिट है। हम्म, पहले क्या था कि जो अबू बकर अल बगदादी ने हम्म, अपना एक कंट्रोल किया इराक के ऊपर, सीरिया के ऊपर, हम्म, तो एक अल नुसरा फ्रंट करके एक ग्रुप बनाया गया था, एक संगठन बनाया गया था, जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी इस जुलानी को, जो प्रेजेंट में एसटीएस का चीफ है, हेड है। हम्म, और जुलानी को कहा गया कि तुम जाओ और अल नुसरत फ्रंट के नाम से तुम कार्य करो जाकर आपका सीरिया में। हम्म, और काफी बड़ा इसने कंट्रोल वहां पर किया, और फिर 2014 में नाम पड़ा आईएसआईएस। अगर हम उन दिनों को याद करें तो बहुत ज्यादा अत्याचार एट्रोसिटीज इसके द्वारा की गई थी। हम्म, बाद में जब बगदादी की डेथ हुई तो उन्होंने अपना नाम बदलकर नया संगठन बनाया, एसटीएस, जिसको आज हम प्रेजेंट में जान रहे हैं। हम्म, और मैं बात कहता हूँ श्रीवास्तव जी कि मेरा अपना एक एनालिसिस ये रहता है हमेशा, हम्म, कि हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो पीस की बात करेगा, हम्म, डेमोक्रेसी की बात करेगा, जिसने कल तक तलवारें चलाई हैं, लोगों को मारा है, लोगों को गोलियां मारी हैं, हम्म, लोगों के गर्दनें उड़ाई हैं, आज आप उससे उम्मीद ये करेंगे कि वो पीस की बात करेगा? हालांकि हालांकि ये एक नया ट्रेंड भी चला है। जैसे हम अपने पड़ोस में देखें, एक देश है अफगानिस्तान, हम्म, और अफगानिस्तान में है तालिबान। हम्म, तालिबान, आप देखिए, तालिबान आता है आपका 2021 में, और 2021 से लेकर अब 2024 खत्म होने वाला है, लगभग आपका देखिए 3.5 साल तालिबान को वहां पे काम करते हुए हो गए। तो दुनिया ये कहती है कि नहीं, जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको कहता है अमेरिका, रियलिटी में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते। हम्म, ये क्या कहते हैं, अपने हक की आवाज को उठा रहे हैं। और इसका उदाहरण आप देखिए, तालिबान को देखिए हम्म, कि जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से 3.5 साल शासन किया। लेकिन अगर आप तालिबान के शासन को देखें अफगानिस्तान के अंदर, तो उनका जो वहां पर शरीयत गया है, वो वैसा ही है जैसा एक रेडिकल कंट्री के द्वारा जारी किया जाता है। हम्म, यानी कि तमाम तरह के प्रतिबंध पुरुषों पे, महिलाओं पे वहां पे लगाए गए हैं। लेकिन फिर भी एक राहत की बात यह है कि तालिबान की कोई भी आपकी आतंकवादी घटना या गतिविधि नहीं देखी गई 2021 के बाद से। हम्म, और वर्तमान में हम देखें तो अगर इसी प्रकार का एसटीएस देखने को मिलता है, तो एक सुखद या एक अच्छी स्थिति हो सकती है सीरिया के अंदर। लेकिन मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि जितने भी ये हैं, चाहे वो तालिबान हो, एसटीएस हो, या हिजबुल्लाह हो, इस प्रकार के, या हुतीज हो, इस तरह के जितने भी संगठन हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर हैं। और अगर नॉन स्टेट एक्टर इस हम्म, प्रकार से किसी देश के ऊपर कंट्रोल करते हैं, और नॉन स्टेट एक्टर वो होते हैं जो यूएन के अंदर भी मेंबर नहीं बनते। भाई, अब तक अफगानिस्तान को मान्यता नहीं मिली है कि हम्म, तालिबान की गवर्नमेंट को हम मान्यता मिल गई हो। हम्म, तो जब आपके इंटरनेशनल नॉर्म्स के तहत ये संगठन आएंगे नहीं, ये देश आएंगे नहीं, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पीस का, डेमोक्रेसी की क्या वैल्यू होगी। कोई वैल्यू मुझे लगती नहीं होने वाली है। और ये दुनिया के इतना लिए ज्यादा नहीं। इम्पोर्टेंट नहीं है सीरिया के मुद्दे में उनका बीच में बोलना, क्योंकि सीरिया उनके लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एयर स्ट्राइक तुरंत, और क्या सरकार के तख्ता पलट के पीछे अमेरिका का हाथ? एक छोटा सा जवाब। नहीं नहीं शिवाशी, बिल्कुल फैक्ट बात यह है कि अमेरिका का हाथ है ही। हम्म, तभी तो आपका सोचिए कि वहां से जैसे ही असद गायब होते हैं, हम्म, रात में वहां पे अमेरिका एयर स्ट्राइक करता है। हम्म, अमेरिका की एयर स्ट्राइक करने का क्या मतलब है? हम्म, अगर करनी थी तो गवर्नमेंट को बचाने के लिए करनी थी। हम्म, अगर आप आज कर रहे हैं तो आज आप किस लिए कर रहे हैं? आज आप इसलिए कर रहे हैं कि जो ऑयल वाला रिच एरिया है, हम्म। वो आपके कंट्रोल में आ जाए, या आपके सपोर्टेड जो ग्रुप है, ठीक है, एसटीएस ने दमिश्क पर ठीक है कंट्रोल सर, कर लिया समय है, कम है, 10 सेकंड लेकिन में वहां आपकी बातें और पूरी भी करें। बहुत सारे हम्म, ग्रुप्स हैं। हम्म। ठीक है सर, आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग चुके हैं और अब सीरिया पर एसटीएस का कब्जा हो चुका है। विद्रोही गुट ने 2011 से इसमें विद्रोह गृह युद्ध छिड़ा हुआ था सीरिया में, लेकिन अब अचानक से ये गुट जो है और ज्यादा एक्टिव हो गया, और सुन्नी जनता जो यहाँ की है, जो कि 70% सुन्नी जनता है, वो अब अपने आप को आजाद महसूस कर रही है। लेकिन अब तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एसटीएस एक आतंकी संगठन है, और एक आतंकी संगठन
संगठन के अगर हाथ में देश की सत्ता जाती है तो वो धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, जिस तरह से जनता वहां की जीती थी, वो अधिकार क्या इस दौरान इस सत्ता के दरमियान मिलेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।